नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस बीकॉम छठवें सेमेस्टर के वित्तीय लेखांकन के दूसरे यूनिट के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। पिछले इसमें हमने देखा कि बीमा क्या होता है, सामान्य बीमा क्या होता है, जीवन बीमा क्या होता है, और अगर हमको फायर इंश्योरेंस क्लेम निकालना रहता है तो हमको किस तरीके के खाते या किस तरीके की वर्किंग करनी पड़ती है, क्या उसका तरीका होता है करने का। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहली चीज से जो हम लोगों ने चर्चा की थी। पहले हम लोगों ने बोला था क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर इसी को आप लोग रेशियो बोल सकते हैं। शायद आप लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या कॉस्ट अकाउंटिंग में ये रेशियो निकाला होगा। फॉर्मूला बड़ा सरल है इसका। क्या है फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मूला रहता है जिसके ऊपर से हमको क्या निकालना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें डेबिट साइड में पूरे खर्चे लिख देते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी भी उत्पादन करने के खर्चे होते हैं। उसके क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देते हैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है आया तो, या फिर ग्रॉस लॉस रहता है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। यहां तक समझ में आने के बाद में अब हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस तरीके से निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि किसी कंपनी का 4 लाख का क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, कितने पे, 10 लाख के सेल्स पे। तो उसका कितना हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, 40% उसका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बस इतने सरल तरीके से क्या निकल जाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये सीधा दिया हुआ है आपको कि एक पर्टिकुलर समय का ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, उसके बेसिस पे या उसके अंदाज से आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन उसके 3 तरीके जानने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आपका 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है, कहां तक रहता है, जो 31 मार्च तक। ठीक है, ये हमारा वित्तीय वर्ष होता है। अब आग जो लगनी रहती है या जो लग जाती है किसी भी तरीके से, तो वो साल के किसी भी दिन लग सकती है। ऐसा तो तय नहीं रहेगा कि 1 अप्रैल को लगेगी, 31 मार्च को लगेगी। वो तो साल के किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में लग सकती है। हम लोग उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि आग लगी 20 जुलाई को, तो ये जो पहला हिस्सा है इसको हम लोग पार्ट 1 बोल देंगे, इसको हम पार्ट 2 बोल देंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 हमारे कोई काम का नहीं है अभी, इसका हमको कोई यूज नहीं है, इसका भी हमको कोई काम नहीं है। ये जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 जो है हमारा पहला हिस्सा, जो 1 अप्रैल से कहां तक का है, 31 जुलाई तक का, सॉरी 20 जुलाई तक का है। यही हिस्सा हमारे सबसे ज्यादा काम का है क्योंकि आग इसी समय लगी थी। तो इस वक्त क्या होता है कि ये साल का मध्य हो गया, कहीं तो भी बीच में लगी। उदाहरण के लिए लेते हैं 20 अप्रैल को लग गई, 30 दिसंबर को लग गई, कोई भी दिन लग गई। जब इसको 20 जुलाई को मैं हटा के कर देता हूँ, काम कर लेते हैं, कोई नवंबर का महीना रख के कोई दिन ले लेते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं 25 नवंबर को लग गई। अब क्या करेंगे, खाते तो बने नहीं रहते। खाते कब बनते, 31 मार्च को बनते हैं, वही 1 अप्रैल को आगे लाए जाते हैं ओपनिंग बैलेंस बोल के। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका जो स्टॉक का नुकसान होता है वो कहाँ का स्टॉक का नुकसान है, साल के मध्य में हुआ है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक तो उस दिन का निकाल ले, कैसे करेंगे, किस तरीके से ढूंढेंगे, यही हमको इस पर्टिकुलर इस यूनिट के अंदर में हमको देखना है। क्योंकि जब साल के मध्य में आग लग गई है तो उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा स्टॉक का कितना है, और उसी के बेसिस पे हमको फिर क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब साल के मध्य में हमारे पास स्टॉक का वैल्यू कैसे रहेगा, स्टॉक का वैल्यूएशन कब करते हैं, हम लोगों ने बोला था 31 मार्च को करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि खातों का मिलान करना पड़ता है, खाते बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, इसीलिए। लेकिन 25 नवंबर को तो खाते बंद नहीं हुए, हमको पता भी नहीं था आग लगने वाली है। फिर इस परिस्थिति में हमको अपना तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ता है, और हमको कहां जाना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज देते वक्त हमको 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली चीज हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला हिस्सा है, ये हिस्से का हम लोग क्या करेंगे,
ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 1 अप्रैल से 25 नवंबर के बीच का। 1 अप्रैल के सब ओपनिंग बैलेंसेस रहते हैं हमारे पास में। 25 तारीख तक कितना आपका सेल हुआ, कितना आपने परचेज किया, कितना खर्चा लगा, वह सब आपके पास अवेलेबल है। अब क्या बचा है, आपके पास में 2 हेड बच गए हैं जो आपके पास नहीं है। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो आप ढूंढ ही नहीं सकते हैं क्योंकि माल तो जल गया, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है, तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक करना कठिन हो गया। फिर क्या करें, इसीलिए फिर क्या बोला हम लोगों ने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। कैसे निकालेंगे कि इस समय का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब ये आप बोलेंगे सर जब स्टॉक ही नहीं है तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पिछले वर्षों में कितना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रहा वह निकालते हैं। तो उसी के बेसिस पे फिर उसी के आधार को लेके हम यहाँ पे वही परसेंटेज लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोगों ने यही उदाहरण यहाँ ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस भाग पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना रहेगा, 40% रहेगा। 40% हो गए तो 40% के हिसाब से हम लोगों ने हमारा क्या निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। किस पे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, हम लोगों ने बोला सेल्स पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेल्स, तो सेल्स का 40% क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स कितना है 10 लाख, 10 लाख का 40% 4 लाख, 4 लाख क्या ग्रॉस प्रॉफिट। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। 1 अप्रैल से 25 नवंबर की जब आग लगी उस बीच हमारा सेल कितना हुआ, उदाहरण के लिए ले लेते हैं 7 लाख का सेल हुआ, 7 चौक 28, 2,80,000 हमारा क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। 2,80,000 ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। सेल्स था, बैलेंसिंग फिगर किसको ले लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को ले लेंगे। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, हमारे स्टॉक का वैल्यू मिल गया। याद रखिएगा जब हमारे पास किसी चीज का एक्चुअल वैल्यू जो है वह चीज मूल्यांकन नहीं रहता है उस समय हमको क्या करना पड़ता है, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू लेना पड़ता है। हमको मालूम है कि ये वैल्यू होना चाहिए, इतना ही है, हम श्योरली कोई भी कंफर्म से नहीं कह सकता, इसीलिए हम लोगों को ये प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है। या इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहला तरीका सीधा सरल है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कांस्टेंट है, एक समान चल रहा है, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आते हैं, मतलब जैसा का तैसा है। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स, नो चेंज। ना सेल्स कम ज्यादा होता है ना और कोई चीज का फर्क पड़ रहा है, किसके ऊपर में, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर में। यह पहला तरीका हो गया जिसके अंदर में सब चीज एक समान चलती है। साधारण फॉर्मूला जिसको हम कह दीजिए, या जिसके अंदर हम कहते हैं कि ज्यादा बदलाव नहीं हो सकते, जिसमें प्रॉफिट हमारा एज इट इज चल रहा है, जिसके अंदर में हमारा प्रॉफिट में बदलाव ही नहीं आ रहा है, जीरो, नो चेंज। इसीलिए बोल दिया ना नो चेंज। अब नो चेंज कायम है तो वो भी लिख देते हैं, नो चेंज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होते, एक समान प्रॉफिट चलता है, नो चेंज इन प्रॉफिट। जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो पहला आ गया नो चेंज इन प्रॉफिट, एक समान चलता है, पिछले 2-3 साल का वगैरह दिया नहीं रहता, सिर्फ एक ही साल का दिया हुआ रहता है, तब ये सिंपल मेथड यूज कर लेते। तो इसको हम लोग नाम दे देते सिंपल, साधारण सा फॉर्मूला है, साधारण सा काम है। फिर दूसरा आ जाता है एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है, तो आपको 2-3 साल का ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए कि पिछले 3 साल का ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया और बोला कि चलिए अब कैलकुलेट कीजिए इंश्योरेंस क्लेम कितना आता है। परेशानी होगी क्योंकि हमने तो देखा था ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। फिर अब कैसा करेंगे, उस परिस्थिति में हमको क्या करना है, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, जो भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने भी साल का प्रश्न में रहेगा उसको यहाँ पे ले लेना है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि 20 लाख 30 लाख और 25 नहीं, सीधा हो जाएगा 20 30 और 40, कुछ इस तरीके से हम अब देख रहे हैं कि बढ़ रहा है प्रॉफिट। पहले 20 था, फिर 30 था, फिर 40 हो गया। कितने साल के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया। तो निकाल लीजिए 20 + 30 50 + 40 90 भागीदार 3, मतलब कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट 30 लाख, 30 लाख। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला। या फिर
इस तरीके से नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर कैसा रहेगा? 20% था, 30% था, 40% था, तो यहाँ पे परसेंटेज का मार्क दे देंगे। ठीक है, कितना हो गया? 90% डिवाइडेड बाय 3। एवरेज निकालने को बोला है, एवरेज निकालना है जब डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 30%। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा। तो इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, यह फॉर्मूला बन गया। मतलब जितना भी टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जितने भी साल का दिया हुआ है, उसको उतने सालों से डिवाइड कर देंगे। यह दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो कैसा देखा उदाहरण? 20 + 30 + 40 डिवाइडेड बाय 3। अब ले लेते हैं तीसरा, वेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। वेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। अब वेटेड ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर में क्या होता है कि बदलाव होते रहता है, तो उसमें उनका हमको वेट असाइन करना पड़ता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? वेटेड ग्रॉस प्रॉफिट है। तो वेट कैसे असाइन किया जाता है? तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। एक बना लेते हैं ईयर का, 1 2 3। दूसरा बना लेते हैं प्रॉफिट का। तो यह प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ रहेगा, प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि आपको किस तरीके से बनाना है। तो आपको उसका प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, इसमें रहेगा, परसेंटेज में रहेगा। यहाँ पे ले लेते हैं 10, 15, 25, ये 3 तरीके से दे दिया। अब इसको आपको असाइन क्या करना है? वेट असाइन करना है। वेट कैसे असाइन करेंगे? 1 2 3, और 2 साल का रहता तो मैं नीचे 4 और 5 और लिख देता था। वेट असाइन कर दिए। वेट असाइन करने के बाद में उसका निकाला जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय वेट। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको प्रोडक्ट का परिभाषा याद रहे कि उसको कैसे निकालना है। तो क्या रहेगा? प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय वेट। कुछ इस तरीके से निकालना है। ये हमारा बन गया चार्ट। ठीक है, यहां पे लगाएंगे हम लोग टोटल। तो वेट की टोटल निकालना है 6, प्रोडक्ट निकालना है 10 × 1 10, 15 × 2 15 दूनी 30, 25 त्रिक 75, 75 और 40 115। ये आ गया आपका प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे? फॉर्मूले में डाल देंगे। कैसे डालेंगे? तो यहां पे देखिए, मिटा देते हैं, इसका भी कुछ काम नहीं है हमको। ठीक है, अब वेटेड प्रॉफिट निकालना है, लिख लीजिए। वेटेड ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय वेट्स। प्रोडक्ट्स कितना था? 115। वेट कितना असाइन किया आप लोगों ने उसको? वेट कितना असाइन किया था टोटल? 6। 115 भागीला 6। ऐसे आते रहेगा। तो 1.16% ले लीजिए, 17 कर दीजिएगा। आपको जो सुविधाजनक लगे वो कर दीजिए। तो ये 3 तरीके हैं जिसके बेसिस पे जिस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या है? सिंपल सरल फॉर्मूला दिया रहेगा जिसमें पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। ये कब निकालेंगे? जब सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट में दिया हुआ रहेगा। फिर आ जाएंगे एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट। 3 साल के एवरेज प्रॉफिट दिए, 3 साल के प्रॉफिट दिए रहेंगे और बोला जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करना है।
फॉर्मूला क्या बोला, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तीसरा कौन सा हो गया, वेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। क्या करना है, छोटा सा 4x4 का टेबल बना लीजिए। पहला आ जाएगा कॉलम ईयर का, दूसरा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का, तीसरा आएगा वेट का और चौथा आएगा प्रोडक्ट का। ईयर, प्रॉफिट और वेट। ईयर और प्रॉफिट प्रश्न में रहेंगे, वेट हमको देने 1 2 3 4, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स रहेंगे, जितने भी वर्ष दिए रहेंगे उतना हमको वेट असाइन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मतलब क्या, वेट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट, दोनों की टोटल कर लेंगे, वेट की और प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट को वेट से भागाकार दे देंगे, अपने आप क्या मिल जाएगा हमको, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये हो गया पहला हिस्सा, जिसके अंदर में हम लोगों ने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, या वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। ये वेटेड एवरेज वाला भी, वेटेड ग्रॉस प्रॉफिट वाला भी निकाल लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, यहां पे लिख के रख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या निकालना है, स्टॉक वैल्यू ऑन डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास कितने का क्लोजिंग स्टॉक था, वह निकालना है। तो वह निकालने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम, कब से चालू होगा, 1 अप्रैल टू, किस दिन आग लगी थी, 25 नवंबर को लगी थी, या फिर 25 नवंबर नहीं लिखना है, टू, जो भी तारीख रहेगी, कौन सी तारीख रहेगी, जो आपकी डेट ऑफ फायर रहेगी, जिस दिन आग लगी उस दिन का बनाना पड़ता है हमको क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तो आप लोगों ने सबने बनाया होगा, सुना भी होगा। तो फिर अब ये प्रश्न आएगा हमारे दिमाग में कि सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट समान ही होता है, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव या ज्यादा कुछ नया या अलग नहीं होता है। जैसा आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है वैसा ही मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होता है। बस एक आध चीज कम या ज्यादा होती है, या उसको निकालने का तरीका बदल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि हमारे पास में सब चीज के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बराबर से होते हैं, जितने भी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या क्या आइटम लिखते हैं, 2 ओपनिंग स्टॉक, ये तो 31 मार्च से आपको इन एनी केस मिल जाना है। फिर क्या लिखते हैं, 2 परचेसेस। अब इसके अंदर में अगर रिटर्न दिया रहा तो रिटर्न माइनस करके बाहर ले लीजिएगा अमाउंट, ये आ गया आपका परचेसेस का अमाउंट। फिर क्या आ जाएगा, 2 वेजेस, कितना प्रोडक्शन करने के लिए, माल मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने कितना खर्चा किया, वो आ गया। फिर क्या आ गया, 2 एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई और अगर डायरेक्ट खर्चा लगा है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से संबंधित है, या हमारे कोई क्या बोलते हैं हम जो बनाते हैं पदार्थ, गुड्स, उससे संबंधित है, वो यहाँ पे लिखना है। ये चीज देखिए, ओपनिंग स्टॉक 31 मार्च से ले लेते हैं, परचेसेस खाते होते हैं हमारे पास, वहां से ले सकते हैं, वेजेस कितना दिया हम ले सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना गया वो भी पता चल जाता है। उसके बाद आता है सेल्स, ये भी पता चल जाता है। अब 2 आइटम मैंने छोड़े हैं जो हमको पता नहीं चलते हैं। एक है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये कहां से निकाले क्योंकि आग लग गई है, और दूसरा जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले। अब दोनों तरफ के एक एक आइटम ये तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। जब कभी किसी कंपनी के अंदर में या कहीं पे किसी बिजनेस में, व्यवसाय में जब आग लग जाती है तो उनको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। क्यों बनाने के लिए कहा जाता है, ताकि ये दोनों चीजों का मालूमात हो सके। बाकी चीजें तो आप खातों में से ले लेंगे, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं ले पाएंगे। जब तक कर आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलता तब तक कर आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, इसका टोटल करेंगे तभी तो यहाँ तक पहुंचेंगे। यहाँ पे टोटल ही नहीं बन पा रहा क्योंकि दोनों तरफ के एक एक आइटम नहीं है। इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकाला है वह हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कैसे लेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला ले लेंगे। कितना निकाला था हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, 40%, तो लिख लेंगे जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपका सेल्स अमाउंट रहेगा उसका 40%,
उदाहरण के लिए ले लीजिए कुछ भी एक अमाउंट, 40% ऑफ सेल्स, उदाहरण के लिए। तो जैसे ही ये मिल जाता है तो आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज ऑफ सेल्स लिख के रख देता हूं। तो जितना भी आपने निकाला, कहां से निकाला? फ्रॉम वर्किंग नोट 1, जो आपका पहले नंबर का वर्किंग नोट था, उससे जितना भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? नोट डाउन कर दिया। जैसे ही आपने ये किया, आपका यहाँ पे टोटल आ गया। ये टोटल आते से क्या हो गया? आपका क्रेडिट का भी टोटल पूरा हो गया। जैसे ही क्रेडिट का टोटल पूरा हो गया, वैसे ही आपको क्या हो गया? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल गया। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। मतलब जो टोटल बची थी, वो टोटल में से हमने सेल्स को माइनस कर दिया, और जो हमको बचा हुआ अमाउंट मिला वो हम लोगों ने क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, यह बोल दिया। तो यही क्या हो गया? स्टॉक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ फायर। तो मतलब क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए फॉर्मूला लगाना है। स्टॉक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ फायर के लिए क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ख्याल रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यही हमको वहां पे क्या करना है? नोट डाउन करना है या लिखना है। इसमें कहीं पे भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब आग लगी थी कितने तारीख को? 25 नवंबर को। 25 नवंबर के आपके स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गई है कि 25 नवंबर को आपके पास खातों में, बुक्स में कितना स्टॉक था, ये हमको आज पता चल गया। अब स्टॉक की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम लोग इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकेंगे? हम निश्चित तौर पे आगे का हिस्सा निकाल सकेंगे। एक बार देख लेंगे बराबर से, नोट डाउन कर लेंगे, तो हम लोग क्या निकाल सकेंगे? हमारा फायर इंश्योरेंस क्लेम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी चीज निकालेंगे, जो कि क्या रहेगी? हमारी सैल्वेज वैल्यू। तीसरी चीज सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मतलब क्या होता है कि जब कभी आग लग जाती है तो दो तरीकों से आग हमको नुकसान पहुंचाती है। क्या तो हमारे पास जितना भी माल था वो पूरा का पूरा जल गया, कुछ भी नहीं बचा, रखड़ बची है, राख बची है। पहला वो हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई कि माल जला लेकिन पूरा नहीं जला, आधा जला, थोड़ा सा ही हिस्सा जला, खराब हो गया। सिर्फ आग लगने से माल खराब नहीं होता, आग बुझाने के वक्त जो पानी या केमिकल वापरते हैं उस वजह से भी माल खराब हो जाता है। तो वह उस माल के, अगर हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि 100 रुपए कीमत है, क्या वो वापस 100 रुपए में बिकेगा? क्या? निश्चित तौर पे नहीं। उसकी जो आखिरी में जो अब कैसा रहता है, उसकी जो वैल्यू रहती है, उसकी जो कीमत रहती है, वो भंगार के समान हो जाती है। तो वह जो वैल्यू रहती है वो कहलाती है सैल्वेज वैल्यू। मतलब वो माल को अगर आज हम बेचने जाएंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा? जैसे हमने बोला था कि 50 लाख का माल था जो जल गया। 50 लाख के माल जो जलने के बाद में आज हम अगर उसको बेचते हैं, जो जला हुआ माल है, उससे हमको कितना पैसा मिल जाएगा? तो उसका उत्तर मिलेगा 10 लाख। तो 10 लाख क्या हो गई? सैल्वेज वैल्यू हो गई। मतलब रेसिडुअल वैल्यू, उसकी आज की बची हुई कीमत जलने के बाद में या खराब होने के बाद में जो है वो क्या होगी? सैल्वेज वैल्यू। उदाहरण के लिए आप लोग गाड़ियां चलाते हैं, आपकी गाड़ी की एक लाइफ है, 10-20 साल चला लिए, गाड़ी खराब हो गई, अब सुधारी नहीं जा सकती है, परिस्थिति में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? वो गाड़ी अब भंगार में देनी पड़ेगी। जो आपको उसकी कीमत मिलेगी वो क्या रहेगी? आपकी सैल्वेज वैल्यू। समझ में आया? ये प्रश्न में सीधा सा दिया रहेगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। फिर चौथी इंपॉर्टेंट चीज आती है लॉस ऑफ स्टॉक। कितने के माल का नुकसान हुआ, ये हमको क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। तो चलिए वो निकाल लेते हैं। लिख लीजिए लॉस ऑफ स्टॉक। अब ये किस तरीके से निकालते हैं वो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब लॉस ऑफ स्टॉक निकालना पड़ता है तो पहली चीज क्या है? हमको ये मालूम होना स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। जब आग लगी कितने का माल था? 50 लाख का माल था। बी माइनस सैल्वेज वैल्यू। अब आग लग गई, आग लगने के बाद आज उस माल की कीमत कितनी बची? 10 लाख। मतलब कितने का नुकसान हुआ? 40 लाख का। तो ये 40 लाख क्या हो गया? आपका लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। जो मैंने उदाहरण बोला वो लिख के देख लेते हैं। 50 लाख का स्टॉक था डेट ऑफ फायर पे, उसकी आग लगने के बाद वैल्यू कितनी बची? 10 लाख।
तो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हो गया? 40 लाख। सैलवेज वैल्यू क्या आगे अगर समझने में कठिन जाता है तो आफ्टर फायर लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए। तो हमको क्या मिल जाएगा? हमारा लॉस ऑफ स्टॉक मिल जाएगा। कितने का नुकसान हुआ, आपका कितना माल जला, वह यहाँ पे क्या आ जाता है? नोट हो जाता है, लिख सकते हैं या कैलकुलेट करने के लिए काम में ले सकते हैं। ये एक चीज हो गई, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। इसके बाद आती है पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। याद रखिएगा, सीक्वेंस ऐसे ही मेंटेन रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज से क्या मिल जाएगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। उसके बाद स्टॉक एज ऑन वैल्यू ऑफ फायर कैसे मिलेगी? मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बना के यहाँ पे लिख लेते हैं। कहां पे यूज है वो लिख लेना चाहिए। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है यहाँ पे, ठीक है, ये बना लिया। उसके बाद सैलवेज वैल्यू कहां दी हुई रहेंगी? प्रश्न में दी हुई रहेंगी। उसके बाद क्या निकालना है? लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा स्टॉक था फायर के पहले उसकी वैल्यू, उसके बाद में आग लगने के बाद जो माल की कीमत बची है उसको माइनस कर देंगे। क्या मिल जाएगा हमको? हमारे लॉस ऑफ स्टॉक मिल जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद निकालना पड़ता है अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम, इसको मैं हटा देता हूं, मिटा देता हूं। पांचवा और आखिरी हिस्सा रहेगा हमारा आज के इस लेक्चर का, वो रहेगा अमाउंट ऑफ क्लेम या फिर एवरेज क्लॉज। वो अलग चीजें हैं, समझाता हूं किस तरीके से अलग है। तो एवरेज क्लॉज कब लगता है पहले ये समझना पड़ेगा। तो हम इसको अमाउंट ऑफ क्लेम करके ही समझते हैं, एवरेज क्लॉज नहीं समझते, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोला था कि जो नुकसान होता है उसकी भरपाई मिलती है, लेकिन नुकसान की भरपाई की एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है कि कितना नुकसान की भरपाई आपको मिलेगी। वो किस पे निर्भर करती है कि देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से लिखें। अमाउंट इंश्योर्ड इन पॉलिसी या फिर सम इंश्योर्ड, दोनों भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड इन पॉलिसी इज मोर देन लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब क्या हुआ कि आपने जितने वैल्यू के जितने अमाउंट की पॉलिसी निकाली, अगर लॉस उससे कम है तो जो लॉस की वैल्यू है उतने का ही क्लेम रहेगा। मतलब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? क्लेम अमाउंट इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ स्टॉक। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि आपकी पॉलिसी थी, उदाहरण के लिए यहां पे ले लेते हैं, आपकी पॉलिसी थी 50 लाख की, आग लग के नुकसान हुआ 40 लाख का। हम लोगों ने निकाला ना, अभी उदाहरण के लिए दिया था, लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हुआ? 40 लाख का। तो क्लेम अमाउंट कितने का रहेगा? 40 लाख का रहेगा। क्यों रहेगा 40 लाख का? क्योंकि पॉलिसी की वैल्यू उससे ज्यादा की थी, इसलिए क्लेम वैल्यू कितना हो गया? 40 लाख का हो गया। ये एक हो गया। फिर दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि अमाउंट इंश्योर्ड इन पॉलिसी, फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं, सम इंश्योर्ड भी हो सकता है, इज लेस देन लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब आपकी जो पॉलिसी है वो स्टॉक के वैल्यू से कम है। फिर से उदाहरण के लिए ले लेते हैं, 50 लाख की पॉलिसी थी, नुकसान हो गया 75 लाख का। अब इस परिस्थिति में क्या करना है यह समझ नहीं आता, तो इस परिस्थिति में हमको लगाना पड़ता है एवरेज क्लॉज। इसी के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं? अमाउंट ऑफ क्लेम निकालते हैं। तो एवरेज क्लॉज निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले लिख लेंगे एवरेज क्लॉज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ
इंश्योरेंस पॉलिसी, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। कब निकाल लगाना है फॉर्मूला याद रखिएगा, जब पॉलिसी का अमाउंट ज्यादा है, नुकसान का अमाउंट कम है, तो सीधा सीधा जो नुकसान है वो पूरा का पूरा क्लेम अमाउंट रहेगा। ठीक है। दूसरा हिस्सा यहाँ पे भाग 1 और भाग 2 लिख लेते हैं, ए बी। याद रखिएगा हमको ये वाला क्लॉज कब लगाना पड़ता है, ये याद रखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके इस चैप्टर में, इस यूनिट में है, वो यही चीज है कि एवरेज क्लॉज कब लगाना पड़ता है। तो पॉलिसी का अमाउंट कम हो जाता है, नुकसान का अमाउंट ज्यादा होता है, तो उस वक्त हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। जब आग लगी, जब कितना माल था। समझ में आया? कब ये एवरेज क्लॉज लगेगा, जब पॉलिसी का अमाउंट कम रहे, नुकसान का अमाउंट ज्यादा रहे। फॉर्मूला क्या रहेगा एवरेज क्लॉज का, तो सबसे सीधा सरल फॉर्मूला क्या है, एवरेज क्लॉज को यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्लेम अमाउंट। ठीक है। जो अमाउंट ऑफ क्लेम या क्लेम अमाउंट ले लीजिए, कितना आएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। इससे जो उत्तर आएगा उतने का ही क्लेम हम लोग इंश्योरेंस कंपनी पे दे सकते हैं, उतने का ही दावा हम इंश्योरेंस कंपनी पर ठोके देंगे उनको कि आप हमको इतने अमाउंट का नुकसान हुआ, उसकी ही आप हमारे को भरपाई करके दीजिए। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आगे का हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।